नमस्कार दोस्तों, वन एग्जाम हब पर सभी का स्वागत है, जहां इतिहास, राजनीति और प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों को बहुत ही आसान और रोचक तरीके से समझा जाता है। और आज की ये चर्चा विशेष रूप से उन छात्रों के लिए बहुत जरूरी है जो यूपीएससी, एसएससी, रेलवे या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल। तो आज की इस गहन पड़ताल का विषय है गदर आंदोलन, जो 1913 से 1915 के बीच चला। ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक बहुत ही अनूठा अध्याय है। इसे समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये हमारी पहली बड़ी वैश्विक क्रांति थी। वैश्विक क्रांति मतलब इसका असर सिर्फ भारत तक सीमित नहीं था। बिल्कुल नहीं। इस आंदोलन ने दुनिया को ये साबित कर दिया कि भारतीय किसी भी कोने में हो, देश के लिए जान दे सकते हैं। अंग्रेजों को उन्हीं की भाषा में यानी शस्त्रों से जवाब देने की ये पहली इतनी विशाल योजना थी। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि जब क्रांति शब्द सामने आता है तो दिमाग में भारत के किसी शहर या गांव की तस्वीर बनती है। हाँ, जाहिर सी बात है। लेकिन गदर आंदोलन की शुरुआत अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को से होती है। तो क्रांति की बात करने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि 20वीं सदी की शुरुआत में इतने सारे भारतीय, विशेषकर पंजाब से, अमेरिका और कनाडा में कर क्या रहे थे। इसके लिए उस समय के भूगोल और आर्थिक वास्तविकता को देखना होगा। 20वीं सदी की शुरुआत में पंजाब से बड़ी संख्या में सिख और हिंदू किसान रोजगार की तलाश में, सिर्फ रोजगार के लिए? हाँ, मुख्य रूप से रोजगार की तलाश में वे अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को और कनाडा के वैंकूवर जैसे शहरों की तरफ पलायन कर रहे थे। लेकिन वहां पहुंचने पर हकीकत उनके सपनों से बहुत कठोर थी। अच्छा, वहां उन्हें किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा? उन्हें मिलों में, कारखानों में और खेतों में बहुत ही कम वेतन पर बेहद कठिन परिश्रम करना पड़ता था। हालात बहुत ही खराब थे। रुकिए, मुझे यहाँ थोड़ी उलझन हो रही है। अगर ये किसान और नौजवान सिर्फ गरीबी से बचने और पैसा कमाने के लिए अमेरिका और कनाडा गए थे, हाँ, तो ऐसा क्या हुआ कि वे अपनी खून पसीने की कमाई और रोजगार छोड़कर वापस ब्रिटिश गोलियों का सामना करने के लिए तैयार हो गए? इस बदलाव को समझने के लिए वहां के सामाजिक बर्ताव को देखना होगा। सिर्फ शारीरिक मेहनत ही असली समस्या नहीं थी। असली समस्या थी नस्लवाद। नस्लवाद मतलब रंग भेद। बिल्कुल। गोरे लोग इन भारतीय प्रवासियों के साथ बहुत ही अमानवीय बर्ताव करते थे। उन्हें सार्वजनिक जगहों पर अपमानित किया जाता था और कुली कहकर बुलाया जाता था। बाप रे, कुली! ये तो बहुत ही अपमानजनक है। हाँ, ये रोजमर्रा का अपमान था जो उन्हें ये एहसास दिलाता था कि वे दोयम दर्जे के नागरिक हैं। इसे समझने के लिए मैं उदाहरण देता हूँ। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई बेहतर भविष्य के लिए एक नए शहर में जाए। सही कहा। लेकिन वहां उसे बार बार ये याद दिलाया जाए कि उसके असली घर की कोई इज्जत ही नहीं है। बहुत सटीक बात कही। ये सिर्फ आर्थिक संघर्ष नहीं था, बल्कि आत्मसम्मान की लड़ाई बन गई थी। तो इस गुस्से को, इस आत्मसम्मान की लड़ाई को दिशा किसने दी? कि उनके साथ हो रहे इस बुरे बर्ताव का कारण ये नहीं है कि वे गरीब है, बल्कि असली कारण ये है कि उनके पास एक गुलाम देश का पासपोर्ट है। ये बहुत ही गहरी बात है। उन्होंने ये स्पष्ट संदेश दिया कि स्थानीय स्तर पर उनका सम्मान सीधे तौर पर उनके देश की भू राजनीतिक संप्रभुता से जुड़ा है। जब तक भारत अंग्रेजों से आजाद नहीं होगा, दुनिया में कहीं भी भारतीयों का सम्मान नहीं होगा। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार था। उन्होंने प्रवासियों के व्यक्तिगत दर्द को एक राष्ट्रीय उद्देश्य के साथ जोड़ दिया। बिल्कुल, एकदम सही कहा। लेकिन जब ये एहसास हो गया कि सम्मान के लिए भारत की आजादी जरूरी है, तो इन विचारों को धरातल पर कैसे उतारा गया? सिर्फ सोचने से तो कुछ नहीं होता ना। विचारों को एक संगठित रूप देने के लिए मई 1913 में कैलिफोर्निया में एक संगठन की नींव रखी गई, जिसका नाम था पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन। पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन। हाँ, विदेशी धरती पर रह रहे प्रवासियों को संगठित करना और भारत में ब्रिटिश राज के खिलाफ एक बड़े सशस्त्र विद्रोह की तैयारी करना, इसका मुख्य उद्देश्य था। सशस्त्र विद्रोह मतलब सीधे हथियारों से लड़ाई। और क्या इसी संगठन को बाद में गदर पार्टी के नाम से जाना गया? बिल्कुल, इसी संगठन को बाद में गदर पार्टी कहा गया। इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में स्थापित किया गया, जिसे युगांतर आश्रम नाम दिया गया। युगांतर आश्रम? हाँ, यह आश्रम आगे चलकर क्रांतिकारी साहित्य और योजना का मुख्य केंद्र बन गया। इस पूरी योजना को चलाने के लिए नेताओं की भी जरूरत रही होगी। इन हजारों प्रवासियों को दिशा कौन दे रहा था? गदर पार्टी को बहुत ही मजबूत नेतृत्व मिला।
सोहन सिंह भगना जी इसके प्रथम अध्यक्ष बने। अच्छा। पंडित काशीराम जी ने कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाली और भाई परमानंद जी इस पूरे आंदोलन के प्रमुख प्रेरक बने। और लाला हरदयाल जी की क्या भूमिका थी? बौद्धिक नेतृत्व लाला हरदयाल के हाथों में था, जिन्हें पार्टी का ब्रेन यानी दिमाग कहा जाता था। उनके भाषणों ने प्रवासियों के गुस्से को एक राजनीतिक दिशा दी। इन सभी अनुभवी नेताओं के बीच एक नाम ऐसा आता है जो सच में हैरान कर देता है, जिसका जिक्र हमने शुरुआत में भी किया था। यहाँ कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है, करतार सिंह सराभा। हाँ, करतार सिंह सराभा। मात्र 17 साल का युवा, जिस उम्र में युवा दुनियादारी सीख रहे होते हैं, करतार सिंह सराभा गदर पार्टी में युवा शक्ति का चेहरा बन गए थे। बिल्कुल। अखबार की छपाई संभालना, हवाई जहाज उड़ाना सीखना और सैन्य विद्रोह की रूपरेखा तैयार करना, ये ऊर्जा सच में असाधारण थी। उनकी असली ताकत थी। अब मुख्यालय बन गया था, संगठन का ढांचा तैयार था। हाँ। लेकिन एक बड़ी चुनौती थी, ये चिंगारी हजारों लोगों तक कैसे पहुंचेगी? उस जमाने में तो इंटरनेट भी नहीं था। बिल्कुल। इसका जवाब था उनका अपना अखबार, जिसे गदर नाम दिया गया। 1 नवंबर 1913 को इस साप्ताहिक अखबार का पहला अंक उर्दू भाषा में निकाला गया। और क्या ये सिर्फ उर्दू में ही छपते था? नहीं, उसके बाद इसका दूसरा संस्करण पंजाबी में यानी गुरमुखी लिपि में प्रकाशित हुआ। इसे हर हिंदुस्तानी तक पहुंचाने के लिए पूरी तरह से मुफ्त बांटा जाता था। लेकिन एक मिनट, ये अखबार सैन फ्रांसिस्को में छप रहा था। हाँ। ये ब्रिटिश इंटेलिजेंस के इतने बड़े जाल को भेदकर भारत की सैन्य छावनियों तक या दुनिया भर में फैले भारतीयों तक कैसे पहुंच रहा था? ये बहुत ही दिलचस्प प्रक्रिया थी। इसे डाक के जरिए खुलेआम तो नहीं भेजा जा सकता था। पकड़े जाने का डर था। बिल्कुल। तो गदर पार्टी के सदस्य इसे समुद्री जहाजों पर काम करने वाले भारतीय नाविकों को देते थे। ये अखबार सामान के बीच छुपाकर, कपड़ों की तहों में रखकर फिलीपींस, हांगकांग, सिंगापुर और अंततः भारत की सैन्य छावनियों तक पहुंचाया जाता था। इसे समझने के लिए अगर आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो गदर पार्टी का नेटवर्क इंटरनेट के डार्क वेब या किसी एन्क्रिप्टेड नेटवर्क की तरह काम कर रहा था। ये एक बहुत ही सटीक तुलना है। मतलब उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे बड़े खुफिया फायरवॉल को बाईपास कर दिया था, ताकि क्रांति का विचार सीधे भारतीय सैनिकों के दिमाग में डाउनलोड किया जा सके। बिल्कुल ऐसा ही था। और यहाँ जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो ये है कि वे अखबार में कोई छुपी हुई बात नहीं लिखते थे। इसके मुख्य पृष्ठ पर एक ऐतिहासिक विज्ञापन छपता था। कैसा विज्ञापन? उसकी टैगलाइन होती थी, अंग्रेजी राज का दुश्मन। अरे वाह, इतना सीधा और स्पष्ट। हाँ, और उसमें जो आवश्यकता बताई जाती थी वो कोई आम नौकरी का विज्ञापन नहीं था। उसमें लिखा होता था, आवश्यकता है भारत में विद्रोह के लिए बहादुर सिपाहियों की। और इसके लिए इनाम क्या रखा गया था? इनाम? शहादत, पेंशन, आजादी और युद्ध का मैदान भारत। रोंगटे खड़े कर देने वाला विज्ञापन है ये। जो विज्ञापन सीधे मौत का बुलावा दे रहा हो, उसे पढ़कर हजारों लोगों का सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाना, ये इस आंदोलन की गहराई को दर्शाता है। बिल्कुल। ये अखबार जहां जहां पहुंचा वहां वहां देशभक्ति की आग भड़क उठी। लेकिन विचारों की इस क्रांति के बीच 1914 में एक ऐसी भयानक घटना घटी जिसने गदर आंदोलन को एक टर्निंग पॉइंट दे दिया। टर्निंग पॉइंट? ऐसा क्या हुआ? इस घटना ने ये तय कर दिया कि अब अंग्रेजों से किसी भी तरह की शांतिपूर्ण अपील का कोई फायदा नहीं है। शायद ये इशारा कोमागाटा मारू घटना की तरफ है। ये इतिहास के सबसे दुखद अध्यायों में से एक है। हाँ, बिल्कुल। 1914 में बाबा गुरदित सिंह के नेतृत्व में एक जापानी जहाज कोमागाटा मारू किराए पर लिया गया। इस जहाज में 376 भारतीय यात्री सवार थे, जिनमें ज्यादातर सिख थे। सही कहा। ये जहाज हांगकांग से रवाना होकर कनाडा के वैंकूवर पहुंचने वाला था। इन यात्रियों को उम्मीद थी कि कनाडा पहुंचकर वे एक नई जिंदगी शुरू कर पाएंगे। लेकिन वहां पहुंचने पर अंग्रेजों के दबाव में कनाडा सरकार ने उस जहाज को रोकने ही नहीं दिया। लेकिन कानूनी तौर पर उन्होंने यात्रियों को रोका कैसे? जहाज तो वहां पहुंच ही चुका था। इसके पीछे एक बहुत ही सोची समझी कानूनी चाल थी, जिसे कंटिन्यूअस जर्नी रेगुलेशन कहा जाता था। कंटिन्यूअस जर्नी रेगुलेशन, ये क्या था? इस कानून के तहत सिर्फ उन्हीं लोगों को कनाडा में प्रवेश मिल सकता था जो बिना कहीं रुके सीधे अपने देश से कनाडा आए हों। ओह, समझ गया। और उस समय भारत से कनाडा के लिए कोई सीधी नाव या जहाज नहीं चलता था। ये कानून विशेष रूप से भारतीयों को रोकने के लिए ही बनाया गया था।
मतलब ये एक तरह का नस्लवादी कानून था। बिल्कुल। इसी कानून का हवाला देकर जहाज को वापस भेज दिया गया। 376 यात्री 2 महीने तक समुद्र में भूखे प्यासे फंसे रहे। और जब हार कर ये जहाज वापस भारत लौटा तो कलकत्ता के पास बजबज नामक जगह पर जो हुआ उसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। हाँ, वो बहुत ही भयानक दिन था। भारत पहुंचते ही ब्रिटिश पुलिस ने उन थके हारे और भूखे यात्रियों पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। इसे बजबज नरसंहार कहा जाता है, जिसमें कई निर्दोष मारे गए। इस क्रूरता का सीधा असर गदर पार्टी की मानसिकता पर पड़ा। बजबज नरसंहार ने दुनिया भर के भारतीयों के धैर्य का बांध तोड़ दिया। तो इस सब का असल में क्या निष्कर्ष निकलता है? निष्कर्ष ये निकला कि ये स्पष्ट हो गया कि याचिका, अपीलों और शांतिपूर्ण बातचीत से कुछ नहीं मिलने वाला। गदर पार्टी ने आधिकारिक तौर पर सशस्त्र विद्रोह का ऐलान जंग कर दिया। लेकिन फैसला कर लेना अलग बात है। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत ब्रिटिश साम्राज्य से सीधे टक्कर कैसे ली जा सकती थी? इसके लिए तो किसी बड़े अफसर की तलाश रही होगी। हाँ, और वो अवसर उन्हें 1914 में ही मिल गया, जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ। तो क्या गदरियों ने विश्व युद्ध की उथल-पुथल का फायदा उठाने की योजना बनाई? बिल्कुल। इसे गणितीय दृष्टिकोण से समझिए। जब युद्ध शुरू हुआ तो ब्रिटेन को अपनी सेना यूरोप के मोर्चों पर भेजनी पड़ी। अच्छा, तो भारत में सैनिक कम हो गए होंगे? एकदम सही। भारत में ब्रिटिश सैनिकों की संख्या बहुत कम हो गई। अनुपात पूरी तरह से भारतीय सैनिकों के पक्ष में आ गया। गदर पार्टी के रणनीतिकारों ने इसी कमजोरी को अपना सुनहरा मौका माना। उनकी रणनीति थी दुश्मन की मुसीबत, हमारा अवसर। मतलब अंग्रेजों ने पड़ोसी के घर में लगी आग बुझाने के लिए अपने ही घर को बिना सुरक्षा के छोड़ दिया था? हाँ, एक तरह से यही हुआ। और इसी मौके का फायदा उठाने के लिए हजारों गदरी अपना अच्छा खासा जीवन, रोजगार सब कुछ छोड़कर केवल भारत को आजाद कराने के लिए स्वदेश लौटने लगे। भारत लौटने के बाद पंजाब से आए इन गद्दरियों ने बंगाल के अनुभवी क्रांतिकारियों के साथ एक ऐतिहासिक गठबंधन तैयार किया। बंगाल के क्रांतिकारी? हाँ, रास बिहारी बोस और शचींद्रनाथ सान्याल जैसे प्रमुख नेताओं ने इस सैन्य विद्रोह का नेतृत्व संभाला। गुप्त रूप से हथियार जुटाए जाने लगे और सेना के भारतीय जवानों को अंग्रेजों के खिलाफ बगावत के लिए तैयार किया जाने लगा। इस पूरी तैयारी के बाद डी डे यानी विद्रोह का दिन तय किया गया, 21 फरवरी 1915। 21 फरवरी 1915। योजना ये थी कि पूरे उत्तर भारत में एक साथ सैन्य विद्रोह होगा। मुख्य रूप से फिरोजपुर, लाहौर और मेरठ की सैन्य छावनियों को लक्ष्य बनाया गया। रणनीति ये थी कि इन छावनियों में मौजूद भारतीय सैनिक एक साथ बगावत करेंगे, हथियारों पर कब्जा करेंगे और ब्रिटिश राज को उखाड़ फेंकेंगे। इतनी बड़ी रूपरेखा तैयार थी। उत्तर भारत की छावनियां सुलग रही थीं, लेकिन ये विशाल सैन्य विद्रोह सफलता के इतने करीब आकर भी पूरी तरह से विफल हो गया। ये कैसे हुआ? क्या ब्रिटिश खुफिया एजेंसी को इसका पता चल गया था? ये विफलता ब्रिटिश खुफिया एजेंसी की काबिलियत से ज्यादा अंदरूनी मुखबिरी का नतीजा थी। मुखबिरी? अपनों ने ही धोखा दे दिया। हाँ, कृपाल सिंह नाम के एक पुलिस मुखबिर ने गदर पार्टी में घुसपैठ कर ली थी। उसने 21 फरवरी की पूरी योजना, गुप्त ठिकानों की जानकारी और नेताओं के नाम अंग्रेजों को लीक कर दिए। ये बहुत ही निराशाजनक है कि इतनी बड़ी योजना गद्दारी की भेंट चढ़ गई। जानकारी मिलने के बाद अंग्रेजों ने क्या कदम उठाए? अंग्रेजों में एक भारी दहशत फैल गई थी। उन्हें समझ आ गया था कि अगर ये विद्रोह हो गया तो भारत उनके हाथ से निकल जाएगा। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने 21 फरवरी का इंतजार नहीं किया और समय से पहले ही कार्रवाई शुरू कर दी। छावनियों में छापे मारे गए और हथियार छीन लिए गए। और इसके बाद गिरफ्तारियों और मुकदमों का एक लंबा दौर चला होगा। बिल्कुल। गदर पार्टी के सभी प्रमुख नेताओं को रातों रात गिरफ्तार कर लिया गया। लाहौर षड्यंत्र केस के तहत सैकड़ों गदरियों पर मुकदमा चला। इसी दमन चक्र में शहादत की वो मिसालें सामने आईं जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता। करतार सिंह सराभा, जो उस समय मात्र 19 साल के थे, उन्हें और दर्जनों अन्य नेताओं को फांसी दे दी गई। सिर्फ 19 साल की उम्र में? हाँ, और सोहन सिंह भकना जैसे कई बड़े नेताओं को उम्र कैद यानी काले पानी की सजा देकर अंडमान की भयानक सेल्यूलर जेल में भेज दिया गया। यहाँ पे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र शायद ये सोच रहे होंगे कि अगर 1915 में गदर आंदोलन अपने सैन्य लक्ष्य में पूरी तरह विफल रहा तो आधुनिक भारतीय इतिहास में इसे इतना महत्व क्यों दिया जाता है? ये सवाल बहुत लाजमी है। क्या ये इतिहास के पन्नों में सिर्फ एक गौरवशाली विफलता बनकर रह गया? ऐसा सोचना बिल्कुल गलत होगा। इसकी विरासत को समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहली और बड़ी बात थी धर्मनिरपेक्षता।
धर्मनिरपेक्षता कैसे? इस आंदोलन में हिंदू, सिख और मुस्लिम पूरी तरह से कंधा मिलाकर लड़े। उनके बीच धर्म को लेकर कोई दरार नहीं थी। उनका एक ही धर्म था, देशभक्ति। और दूसरी बात, इन्होंने अंग्रेजों के दिलों में खौफ पैदा कर दिया। उन्होंने ये साबित कर दिया कि ब्रिटिश सेना में काम करने वाले भारतीय सैनिक कोई मशीन नहीं है। सही कहा। वे कभी भी जाग सकते हैं और बगावत कर सकते हैं। इसके अलावा गदर आंदोलन ने स्वतंत्रता संग्राम को एक अंतर्राष्ट्रीय मंच दिया, लेकिन इसका सबसे गहरा प्रभाव आने वाली पीढ़ियों पर पड़ा। बिल्कुल। इसका एक बहुत ही भावुक और रोचक तथ्य है। जिन करतार सिंह सराबा को 19 साल की उम्र में फांसी दी गई, वे आगे चलकर शहीद आजम भगत सिंह के सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत बने। क्या बात है। भगत सिंह हमेशा करतार सिंह सराभा की एक तस्वीर अपनी जेब में रखा करते थे। गदर पार्टी का जो सशस्त्र क्रांति का मार्ग था, उसी मार्ग पर आगे चलकर भगत सिंह और उनके साथियों ने एक नया इतिहास रचा। जरा सोचने वाली बात है, अगर उस दिन कृपाल सिंह की मुखबिरी न हुई होती और छावनियों के बीच संचार बेहतर होता, तो क्या 1915 में ही भारत का इतिहास कुछ और होता? ये तो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या हमें आजादी 3 दशक पहले ही मिल गई होती? इतिहास हमें सिर्फ तारीखें नहीं बताता। इतिहास हमें ये सिखाता है कि आजादी कभी भी आसानी से नहीं मिलती। बिल्कुल। इसके लिए अनगिनत लोगों ने अपने सपनों, अपने जीवन और अपनी खुशियों की कुर्बानी दी। गदर आंदोलन हमें ये याद दिलाता है कि अगर संकल्प मजबूत हो तो दुनिया के किसी भी कोने से देश के लिए लड़ाई लड़ी जा सकती है। बहुत ही प्रेरणादायक संदेश है ये। ऐसे ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक विषयों को आसान भाषा में समझने के लिए वन एग्जाम हब को जरूर फॉलो करें और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाएं। आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।